को नमन कर रहा हूँ और के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। भैया, एक तो आता है कि परमाणु में कितने अधिकतम अंश होते हैं। मेरी जानकारी में इस रूप में बाबा जी ने कभी नहीं बोला, मेरे को पुस्तक में तो नहीं लिखा है। ये जरूर कहा कि जो भूखे हैं और अजीर्ण है। हेलो, आवाज आ रही है भैया? जी भैया। हेलो जी भैया, आ रही है। आवाज आ रही है। तो ये जरूर कहा कि भूखे हैं और अजीर्ण हैं, और जो चैतन्य परमाणु है उसके मध्य में एक है और परिवेश में 60 अंश। वो किस आधार पर किया? इन्होंने अपने जीवन में, जागृत जीवन में, जागृति के बाद उन्होंने 122 आचरण को देखा। एक क्रिया में 2 आचरण होते हैं, परावर्तन और प्रत्यावर्तन। जैसे आत्मा एक है लेकिन उसके आचरण 2 है ना, परावर्तन और प्रत्यावर्तन। वैसे बुद्धि में 2 अंश है, 2 क्रिया है, तो उसके आचरण 4 हुए। ढंग से हेलो जी भैया। हेलो भैया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कोई बैकग्राउंड से बोल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, किन्हीं किन्हीं का अनम्यूट हो जा रहा है भैया, तो वो हम कर दे रहे हाँ, हैं। ठीक जी। तो जी भैया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो ये कहा कि जितने हैं तो हाँ, तो उन्होंने अपने में गिना तो 61 अंशों को उन्होंने पहचाना और उसके 122 आचरण को पहचाना। इस ढंग से 122 आचरण को पहचानने से वो 61 अंशों की बात उन्होंने कहा। इसमें मध्य में 1 है और परिवेश में 60 है, ऐसा उन्होंने कहा जीवन के बारे में। अब चैतन्य के आधार पर जड़ को पहचाना जाता है। बाबा जी का जो पूरा प्रयास है, सही के आधार पर गलत को पहचानेंगे, विकसित के आधार पर अविकसित को पहचानेंगे। अभी सारी जो परिभाषा बनी हुई है उल्टी बनी हुई है, जो परंपरा में प्रचलित है, दुख का ना होना बराबर सुख, है ना, इस ढंग से कुछ कुछ बना हुआ है। लेकिन बाबा जी ने जागृति के आधार पर किया, जैसे चैतन्य के आधार पर जड़ को परिभाषित किया। जैसे आशा मतलब अनुबंधन भार बंधन से मुक्त होता है और वो अनुबंधन और भार बंधन से युक्त होता है। मुक्त होता है तो किससे युक्त होता है? तो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से युक्त होता है। तो इस ढंग से उन्होंने जो प्रक्रिया बनाया है, उस आधार पे चैतन्य में जो 61 अंश हो रहे हैं, 122 आचरण हो रहे हैं और ये तृप्त है, तो भूखा भी अस्तित्व में दिखते हैं और अजीर्ण भी दिखते हैं। तो 60 अजीर्ण और 60 भूखे होंगे, इस रूप से ये 121 की उन्होंने बात किया है। ठीक है, 121 प्रकार के परमाणु की प्रजाति, उसमें से 120 जड़ है और 121वां जो है वो चैतन्य। अभी विज्ञान के बारे में देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी है, वो परमाणु हैं और वो बहुत ही थोड़े समय के लिए पाए गए और उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 112 के बाद के सारे, लगभग 110 के बाद से सारे जो हैं वो वैसे ही। तो इस रूप में ये कह रहे हैं। अंशों के बारे में मुझे पता नहीं है कि उन्होंने मैक्सिमम अंश कितने होते हैं, ये नहीं कहा। एक बार चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा कि 4 अंश से अधिक जब भी बनते, 4 परिवेश से अधिक कभी भी बनते हैं मध्य में, और उसके बाद 4 परिवेश से अधिक हो जाए तो वो टूटने लगते हैं, उसी को भूखे कहते हैं। इतना उन्होंने कहा, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं लिखे में ऐसा कहीं है। मेरी एक बातचीत में मुझे याद आता है। जी भैया। और जो मुख्य अंतर बताया कि जड़ में मध्य में ज्यादा होता है और परिवेश में कम होता है। चैतन्य में उल्टा है, मध्य में 1 होता है, परिवेश में ज्यादा होता है। दोनों में एक अंतर है। जड़ और चैतन्य में मुख्य ये अंतर बताया।
तो जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर मेरे से इसी रूप में बन पा रहा है कि उन्होंने इस रूप में तो नहीं कहा कि कितने अधिकतम अंश हो सकते हैं। जी भैया, तो जो यूरेनियम आदि की जो होता है। हेलो जी भैया, हेलो हेलो जी भैया, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं एक बार फिर से, मेरे को कुछ कॉल आ गया था, मैं कनेक्ट करना पड़ा। अभी आवाज ठीक से आ रही है आपको? हाँ, आ रही है भैया। अच्छा ठीक है, चलिए। थोड़ी आवाज़ कम हुई है, लेकिन आवाज़ कम हो गई है भैया। हेलो जी हेलो भैया, जी भैया। अभी भी ठीक नहीं, मुझे तो एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी कम है भैया। हेलो जी भैया, आवाज़ आ रही है अब। हाँ जी, अब आवाज आ रही है, सही, बढ़िया। तो ये अर्थ हुआ तो कि 121 जो परमाणु को पहचाना है, वो जीवन को समझ करके जीवन के आधार से जो जड़ परमाणु हो सकते हैं, ऐसा बाबा जी ने बताया है। ये जैसे हमें यहाँ पर ना नारियल के पेड़ लगाए हैं, है ना, और मुझे अभी पता नहीं है कितने नारियल के पेड़ है ना। हम आम के पेड़ लगाए हैं खूब मेहनत से, चारों तरफ से लगा के, तो आज मुझे वो गिनती पता नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। तो कुल मिला के गिनती गिनना बहुत उद्देश्य नहीं बनता है ना। हम जिस अवस्था में आज सोच रहे हैं कि शायद हम संख्या जान ले तो उससे कुछ हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये जरूर कहा कि एक है और 60 और 60 भूखे और 60 अजीर्ण होंगे। लेकिन इन लोग जिसको अभी अजीर्ण मानते हैं, जिसको ये रेडियो एक्टिव मानते हैं, उसकी संख्या अलग है। तो इस रूप में दोनों के भाषा में ही, शब्दावली में ही बहुत अंतर मिलेगा। तो पहले प्रश्न का भैया वैसा उत्तर मुझसे नहीं बन पा रहा है जैसा आप सुनना चाह रहे हैं। कितने अंश है मैं तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। कितने परिवेश हैं, उन्होंने ये जरूर बोला कि 4 से अधिक परिवेश होने के बाद टूट जाते हैं, और अभी भी 4 से अधिक वाले टूटने के लिए ज्यादा इजी होते हैं, ये मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है। जी भैया, अबे ये दूसरी बात बता पाए। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है भैया, जिसमें मध्य में भी एक है और बाहर भी एक है, इसको बाबा जी ने भी कहा। हाँ जी, जब अगर एक से स्टार्ट होगा तो कम से कम एक बाहर और एक भीतर, ऐसा होगा। और आगे हाँ, बाबा जी ने ऐसा बोला है कि कम से कम 2 अंश है तब परमाणु है, उससे कम में तो परमाणु नहीं कहलाएगा, जी, है ना। बाबा जी के ना हिसाब से दोनों अंश एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पर जो दोनों अंश है एक ही प्रकार के नहीं। एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज पहला, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन होता है हर जगह। हाइड्रोजन ही अकेला जिसमें न्यूट्रॉन नहीं। अब इसको कैसे पहचाने मुझे बहुत समझ नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन फाइनली उन्होंने सेटिंग किया है परमाणु भार को देखने के लिए। एक फॉर्मूला बनाया कि परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, माने जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक प्रोटॉन हुआ। तो प्रोटॉन जितने हैं उसी को एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन है। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। लिथियम है, लिथियम का 3 है, तो इसमें 3 प्रोटॉन हुआ तो 3 उसमें न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी हुआ। लेकिन जब अपन वेट को इन्होंने पाया, हाइड्रोजन के वेट, तो हाइड्रोजन का वेट 1 आया, 1.008 आया शायद। तो इस विधि में
अब 0.008 जो है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का वेट हो गया, और 1 जो है प्रोटॉन का वेट हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉन की जगह ही नहीं बनी, तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं है बोल रहे हैं। अब हीलियम में देखेंगे तो उसमें बहुत जोरदार बन रहा है। कैसे हो गया? भैया ही निकल गए। भैया आप म्यूट हो गए हैं। बहुत शोर होता है तो उसको ध्यान पूर्वक अनम्यूट करना होगा, इसलिए भैया म्यूट हो जाते हैं। अच्छा, नहीं भैया आप म्यूट हो गए। ठीक है, हेलो जी भैया। अब ठीक हो गया ना? हाँ, अब ठीक हो गया जी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखिए प्रोटॉन को ये लोग मान रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ। 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका वजन इन्होंने 2 पाया, 1 पाया, सॉरी। हीलियम का वजन पा गए हम 4। अब जब 4 वजन हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 2 आया, माने 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब वजन को कैसे एडजस्ट करें, तो 2 न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 न्यूट्रॉन को उन्होंने जोड़ दिया। जब अपन लिथियम में जा रहे हैं तो लिथियम में 3 हुआ उसका एटॉमिक नंबर, माने 3 प्रोटॉन हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसका वेट है लगभग 7 हो गया। अब देखिए इसमें भी हमको न्यूट्रॉन की संख्या अब प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। तो न्यूट्रॉन के में इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन से चार्ज में फर्क नहीं। तो न्यूट्रॉन केवल वेट एडजस्ट करने के लिए बना हुआ है। इसी रूप में यदि आप देखेंगे ना तो न्यूट्रॉन में घटबढ़ हो रही है। कभी आप उसको, यदि आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जाएंगे तो न्यूट्रॉन कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन 0 है, जबकि 1 होना चाहिए था, है ना। 2 हीलियम में है और हीलियम में भी 2 अपने को न्यूट्रॉन मिल गया। लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रॉन मिलना चाहिए था, लेकिन वो 3 नहीं मिला है, उसको उन्होंने 4 माना है। वैसे ही जो चौथा नंबर का बेरिलियम है उसमें 4 उसका एटॉमिक नंबर है, माने 4 उसमें प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 न्यूट्रॉन भी होने थे, पर उसमें 5 न्यूट्रॉन है, क्योंकि उसका वेट फिर 9 है। इस ढंग से हम देखेंगे ना, न्यूट्रॉन के वेट में काफी अंतर आएगा। इसके बाद और एक हमको एडजस्टमेंट मिलता है, आइसोटोप्स कहते हैं। जो एक ही चीज है, जैसे सोडियम है तो सोडियम 2-3 प्रकार के मिल जा रहे हैं, 22 मिल जा रहा है सोडियम का एटॉमिक जो वेट है वो 22 है, 23 तो 22 वाले मिल जा रहे हैं, 23 वाले मिल जा रहे हैं, 24 वाले मिल जा रहे हैं। तो फिर इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंतर हुआ। तो इन्होंने तो बहुत ही बारीक कैलकुलेशन किया है और उसको एटॉमिक वेट को निकाला। तो सारा जो खेल है, पहले इन्होंने निश्चित वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने क्रियाकर्ता निकाला, फिर एक वॉल्यूम में कितना अणु होगा उसको निकाल लिया एक निश्चित वॉल्यूम में। उसके बाद फिर उसको उस संख्या को निश्चित मान लिया कि एक निश्चित मोल में एक निश्चित ही संख्या होंगी, जो एवोगाड्रो नंबर कहलाते हैं। और उस विधि से कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो परमाणु के भार में आए हैं। तो इस ढंग से उनका गणित। तो हमारे इसमें और उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है कि हम तो मानते ही नहीं है कि जो चार्ज कोई होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नेगेटिव, सारे अंश एक समान है। इन्हें यहाँ पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो चार्ज ही है, और इसके बावजूद वो कहते हैं कि न्यूक्लियस में बहुत अधिक बाइंडिंग एनर्जी, उसको तोड़ने के लिए वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है ना। जबकि वो सबसे वीक होना चाहिए। लॉजिक से आप देखेंगे तो केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन है, जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को विकर्षित करना चाहिए। आप सोचिए ना, मान लीजिए
कोई चीज है जिसके मध्य में 50 प्रोटॉन है और 50 न्यूट्रॉन है, तो 50 न्यूट्रॉन एकदम पास पास आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को कितना दूर रहना पड़ रहा है आपस में। उतना ही बड़ा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दूर में है, ये बेचारे पास में है। पास में कौन सा ऐसा बाइंडिंग है जबकि इनको दूर जाना चाहिए, है ना। 50 यदि एकदम पास पास कैसे होंगे, साथ में न्यूट्रॉन भी भरा पड़ा है। तो इन्होंने अपने ढंग से एक तर्क बनाया हुआ है उस मूल में, जबकि उन्होंने यह स्वीकार लिया है कि ऋण आवेशित होता है और धन आवेशित होता है। जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग है जिसमें उन्होंने नाभिक को पा लिया कि नाभिक है और वो पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद दूसरा जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया और नेगेटिव चार्ज वाले को। इन दोनों को जब इन्होंने स्वीकार लिया, इसके बाद फिर वेट एडजस्ट करने के लिए प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का काम। तो अब इन दोनों में मुझे लगता है कि तुलना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो पूरी जो संख्या है, पूरे जो चार्ज है अलग अलग है ही नहीं मध्यस्थ दर्शन में, सब एक ही प्रकार के, और ऊर्जा का स्रोत व्यापक वस्तु है। तो ये अब हमको कहीं पर तर्क देना पड़ेगा कि वाकई में कितने अंश हैं और उसको हम पहचाने कैसे, है ना। इन्होंने तो चार्ज आधार पर पहचाना, वैलेंसी आधार पर पहचाना। अब जैसे H2O बोल रहे हैं, क्यों कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +2 है, +1 है, और ऑक्सीजन की -2 है। तो -2 बनने के लिए +2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उन्होंने H2O बना दिया, है ना। बढ़िया, H2O होता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं H2O2 की, अब इसमें क्या हुआ, उसमें भी तो बनना ही नहीं चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने बॉन्डिंग को डबल बॉन्ड कर देंगे या ट्रिपल बॉन्ड कर ली, हम किस भी ढंग से फिर एडजस्ट करेंगे। तो वो लॉजिक जो एक बना रहे हैं दूसरे में काम नहीं आ रहा है ना। अब नाइट्रोजन और इसका देखिए ना, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं जी, है ना। तो ये वैलेंसी को, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ये है वो -3 है और 5 ऐसा है, मतलब 3 और 5, मतलब माइनस में 3 माइनस है, प्लस में ये 5 प्लस हो जाएगा, ये दोनों चीजें हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन -2 है तो ये +6 भी हो सकता है किसी विशेष कंडीशन, ऐसा ये मानते हैं। कार्बन +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। कार्बन और सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रकार की संभावनाएं बताते हैं। तो इस ढंग से जब ये एडजस्ट कर रहे हैं तो H2O2 तो फिर होना ही नहीं चाहिए ना अस्तित्व में, लेकिन हो रहा है। अब जो हो रहा है उसको तो रियलिटी मानना पड़ेगा। अब उसको लिए हमको दूसरा तर्क देना पड़ता है कि ये वैलेंसी इस ढंग से क्यों हुई, है ना। तो एक प्रकार का तर्क दिया गया और वो पूरी दुनिया में माना गया, उसके पीछे काफी बहस हुई है, उसके बाद माना गया है। इनके मूल जो चीज है मध्यस्थ दर्शन, उससे भिन्नता कर रहा है। कहाँ अंश पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, मध्यस्थ दर्शन कर रहे हैं। अंश सभी एक प्रकार है, ऊर्जा का स्रोत भिन्न है। इसीलिए उसके आगे में कहीं भी हम मैच कराएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। मैच में ये जरूर समझ में आ रहा है कि जड़ में केंद्र में ज्यादा है और चैतन्य में केंद्र में एक है। परिवेश की तुलना में जड़ में केंद्र में ज्यादा है, लेकिन जहां 2 ही अंश है वहां ज्यादा कैसे होंगे आप बताइए। नहीं हो पाएगा केंद्र में ज्यादा, है ना। तो एक केंद्र में होगा, एक होगा, तो ये सिंपल लॉजिक की बात। लेकिन यदि 3 वाला कोई होता है तो केंद्र में 2 हो जाएगा, बाहर में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यह है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम बहुत, इन दोनों की मैचिंग की बहुत कोशिश ना करें, क्योंकि मूल में अंतर है। हाँ, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, क्योंकि एक केंद्र है, एक उसके चारों तरफ घूम रहा है। मान लो हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो यदि दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं और गति में है तो होगा यही कि एक दूसरे के चारों तरफ घूमना ही पड़े, और कोई उपाय ही नहीं। या एक अपने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इनर सर्कल है में, और दूसरा आउटर सर्कल, तो उससे उस जगह पर एक से अधिक परिवेश की जैसे हम बात करेंगे तो केंद्र में एक होगा, एक इनर सर्कल होगा, और आउटर सर्कल जो है इनर सर्कल के चारों तरफ घूमेगा। तो ये स्ट्रक्चर में समानता मिल जाएगी।
और अंश कई हैं, ये समझ में आ रहा है। ये समानता है कि परमाणु एक पीस, सिंगल पीस नहीं है, इसमें बहुत सारे अंश हैं और इस अंशों की संख्या भेद से परमाणुओं की प्रजातियां हैं। इसमें बाबा जी मतलब मध्यस्थ दर्शन और मॉडर्न साइंस बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में, केंद्र में और परिवेश में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में दोनों सेम, और लगभग इस बारे में, जड़ के बारे में सेम है कि जड़ में मध्य में अधिक अंश होंगे और परिवेश में कम होंगे। चैतन्य के बारे में उनके पास कोई कल्पना नहीं है, उसके बारे में मध्य दर्शन कह रहा है कि केंद्र में एक है और परिवेश में 60 है, वो भी 4 परिवेश में। तो भैया इतनी बात मेरे को समझ में आती है। जी भैया, बहुत सुंदर हो गया। जो आपने रखा भैया कि जो साइंस के जो अप्रोच हैं उसमें कई प्रकार के भेद बनते हैं और वे ही खुद उसको जो है एडजस्ट करते रहते हैं। मध्यस्थ दर्शन से देखिए ना, हमको पहले पढ़ाया जाता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है, आज उसको नहीं मान रहे ना जी, बिल्कुल। आज और भी बहुत सारे मान लिए है ना जी। तो मध्यस्थ दर्शन से कैसे इनको हम सिंगल लॉजिक से कैसे हम इसको देखेंगे भैया? जैसे भूखा परमाणु है और अजीर्ण परमाणु है, तो ये दोनों परमाणु एक दूसरे को बैलेंस करते हुए विकास क्रम को बनाए हुए हैं। इसको और थोड़ा विस्तार से हमें, ताकि ये सारे जो प्रश्न बनते हैं जो साइंस में जिसको अपनी ओर से लॉजिक बना बना करके किया गया है, हम यहाँ पर ऐसे किसी लॉजिक में नहीं फंस करके निश्चित इसको पहचान पाए। जैसे एक चीज ये लोग कहते हैं कि जैसे यूरेनियम है उसको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो डिके होगा और फाइनली लेड में आके रुक जाएगा, है ना। वो जो समय है उसको भी निकाला उन्होंने, हाफ लाइफ कुछ कहा है, ऐसा एक चीज किया। अब यह मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि हेलो जी भैया, तो इसमें मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि यूरेनियम है वो लेड भी बन सकता है, सोना भी बन सकता है, हाइड्रोजन भी बन सकता है, ऑक्सीजन भी बन सकता है, और हाइड्रोजन भी धीरे धीरे यूरेनियम बन सकता है। क्यों? अंशों के यदि अंश आ जाएंगे अंदर तो उसकी संख्या बढ़ती होगी, परमाणु की प्रजाति बदल जाएगी। तो मध्यस्थ दर्शन उससे ज्यादा ब्रॉड संभावनाओं को देते हैं। यदि यह संभावना नहीं होगा तो सूरज में अभी जैसे 2-3 प्रकार की चीजें हैं वो बढ़ेंगे कैसे? वही अंश तो फाइनली दूसरे प्रकार के परमाणु बनाएंगे, है ना। तो ये लॉजिक को तो मानना ही पड़ेगा। मान लो ये कह रहे हैं सूरज ठंडा होगा, ठंडा होने से यूरेनियम बाहर से थोड़ी आएगा, सोना बाहर से थोड़ी आएगा, हाइड्रोजन और लिथियम तो वहां है, हाइड्रोजन और हीलियम है, चलो 1-2 छोटे और भी हो गए, लेकिन सोना, चांदी, लोहा ये सब बाहर से थोड़ी आएंगे, सूरज वही अंश बनाएंगे जी, है ना। तो इसको तो ये भी मान रहे हैं कि वही बनाते। तो ये तर्क में दोनों में बिल्कुल एक समानता है कि हाइड्रोजन फाइनली वहां तक जा सकता है, जो यूरेनियम या और उसके आगे जो भी हो सकते हैं, और उसके आगे वाला भी धीरे धीरे डिके होके यहाँ तक आ सकता है। इसी को परमाणु में विकास क्रम कहते हैं, है ना। तो ये एक समानता और भी है। बाकी चीजें भैया समानता के क्रम में नहीं है। ये विज्ञान को ये श्रेय है कि परमाणु नाम की चीज का अस्तित्व है, इसको उन्होंने बैठा दिया, इसको प्रूफ कर दिया, सब लोगों ने मान लिया। दूसरा, अभी अपन जो देखते हैं टेबल, कुर्सी, घर स्थिर है, इसके मूल में जो सबसे छोटा वाला भाग है वो खूब तेजी से क्रियाशील और गतिशील है, इसको भी विज्ञान ने बैठा दिया। तो बहुत सारी चीजें जो हमको आज हम वो मान्यता में आ गए हैं, तब इसको सुन पा रहे हैं, नहीं तो हम सुने नहीं पाते। तो भैया ये बात मेरी समझ में आती है, बाकी मुझे तो और कुछ समझ में आता नहीं भैया, बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। अगला जो प्रश्न है भैया वो ये है कि परमाणु में विकास। रमाशंकर जी क्षमा करेंगे जी जी, चूंकि प्रश्न आ रहे हैं इसी जवाब के ऊपर, इसलिए मैं अभी पूछना चाह रहा था, यदि अनुमति होती। जी बिल्कुल पूछिए ना भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। परमाणु के बारे में जितना बाबा जी ने लिख दिया है उससे ज्यादा डिटेल अब नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने जो अंशों की संख्या आदि बताई है। अब हमने ये विज्ञान पढ़ा है जिसमें डिटेल में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं,
अब जो हमारी जिज्ञासा है कि मैं परमाणु के अंशों के बारे में, जैसा कि यहाँ प्रश्न भी दिए गए हैं, तो ये डिटेल जानना जरूरी नहीं है, ऐसा मानकर हम अपनी जिज्ञासाओं को रोक लें, या इतना ही जानना पर्याप्त है, इसको समझ करके उधर ध्यान न दें? क्या ऐसा ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। यदि जानना है तो फिर उसके लिए हमको उस विधियों को पहचानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने पड़ेंगे। देखो, संख्या और भार का एक संबंध है ना। जी भैया। संख्या और भार का एक संबंध है, तो एक अंश को तो आज तक किसी ने नापा नहीं ना। क्या कोई किसी ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वजन नापा? नहीं, अनुमान ही चार्ज है। ये कैलकुलेशन है जी। एक बड़े चीज को नापा गया, उसमें इतने टुकड़े हैं ये माना गया, उसको डिवाइड कर दिया गया तो एक भाग आ गया, है ना। इस कैलकुलेशन से उसको बनाया गया है। तो हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट और मॉडल अब डिजाइन करने पड़े, और कोई तरीका नहीं है। सूचनाएं तो बहुत सीमित हैं बाबा जी की, तो इसमें ये मॉडल का मतलब क्या है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे इनमें एक आइसोटोप्स होते हैं और आइसोबार्स होते हैं, तो अब एक ही परमाणु की कई प्रजाति मिल जा रही है, उसमें ही इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में अंतर हो जाता है ना, या न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाता है। तभी तो ये आइसोटोप हुआ या आइसोबार हुआ, जो भी, उसके बिना तो नहीं बनेगा। तो अब उसको हम एक प्रजाति नहीं कह रहे हैं, अब हम कई प्रजाति कह रहे हैं, है ना। हम हाइड्रोजन के मान लो 2 मिल गए या 3 मिल गए, तो उसको 1 2 3 नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 2 3 बोल रहे हैं। तो इस ढंग से फिर इतनी प्रजाति नहीं, और भी प्रजाति होगी। ये हमारे नामकरण का तरीका है ना। जैसे मैंने सोडियम को बोला 22 भी है, 23 भी है, 24 भी मान लो, तो ये 3 नहीं मान रहे, हम उनको एक ही मान रहे हैं सोडियम, जबकि 3 अलग अलग नाम दे सकते। तो उन्होंने अपने तरीके से चीजों को पहचाना। यदि हम उस ढंग से अंशों को पहचानना जाना चाहते हैं तो हमको उसी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा कि एक बड़े चीज को लेना पड़ेगा, उसका वजन लेना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंट में जाके सारे अंश एक हैं, सारे अंश का भार एक है। इस विधि से हमको नए कैलकुलेशन के सिस्टम बनाने पड़ेंगे। उन्होंने मूल में मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का भार होता ही नहीं है, नगण्य है, प्रोटॉन का भार होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाद में बराबर भार करके न्यूट्रॉन को लाया, है ना। वो लॉजिक लाया कि बीच में प्रोटॉन होगा तभी वो भारी होगा। तो ये कठिन कार्य होगा भैया, क्योंकि जितनी रिसर्च या जितनी इंफॉर्मेशन ये वर्तमान विज्ञान ने दे दिया, स्पिन नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आदि, उनके मूवमेंट को लेकर के भी, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इतनी संख्या नामकरण हो गए हैं। तो जैसे ही मॉडल तैयार करने की बात आती है कि सभी अंशों के से ये समान है और ऊर्जा का स्रोत व्यापक है, इस आधार पर जो मॉडल बनाने जाएंगे तो इनके उत्तर, इनके प्रश्न जो होंगे वो वर्तमान शिक्षा के आधार पर होंगे, जो हमेशा मैच नहीं कर पाएंगे। इससे मैच नहीं होगा, लेकिन ये रिसर्च होनी चाहिए। उसमें कुछ लोगों को, अच्छी बड़ी संख्या में लोगों को समय लगाना पड़ेगा। तब वो, ये तो 200-250 साल में आया है ना ये सब चीज। ये जो निष्कर्ष है, इन्होंने जो लॉजिक तैयार किया, इनको 200-250 साल लगे। हम चाहते हैं कि 2 घंटे में हम निकाल लें, ये थोड़ी होगा, है ना। उसमें हमको जाना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो एक मॉडर्न में सुन रहा हूँ कि 2 प्रकार के फाइनली पार्टिकल देख रहे हैं। एक पार्टिकल है जो एनर्जी कैरिंग कर रहा है और एक मास कैरी कर रहा है। मतलब एक प्रकार के ऐसे पार्टिकल है जिसमें मास, दूसरे प्रकार के पार्टिकल है जिसमें केवल एनर्जी है, मास नहीं, है ना। आप इसको बहुत ध्यान से एक बार सुन लीजिए। ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें मास है, एनर्जी नहीं। एक प्रकार के पार्टिकल हैं जिसमें एनर्जी है पर मास नहीं, ठीक है। अब हम लोग जो कह रहे हैं, दूसरे प्रकार का जो पार्टिकल है जिसमें एनर्जी है, मास नहीं, हम भी कह रहे हैं कि व्यापक एनर्जी है, मास नहीं, और वो पार्टिकल नहीं है, फिर वो बहुत नहीं है, वो एक ही है ना। दूसरा वाला
जो है मास है और एनर्जी नहीं है, और चूंकि ये डूबा भीगा गिरा है इसलिए उसमें एनर्जी आ गई, है ना। तो इस जगह पर हम देखेंगे कि लगभग एक ही जैसा सोच रहे हैं, केवल अंतर क्या आ रहा है कि पार्टिकल शेप में ना होके एनर्जी जो है व्यापक शेप में। तो फाइनली यदि व्यापक को हम स्वीकार कर पाते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार से चीजें बनेगी। व्यापक को स्वीकार करने के लिए जो एक बड़ा मुद्दा है कि जब भी हम किसी चीज को हिलाते हैं तो पार्टिकल्स तो हट जाते हैं, व्यापक नहीं हटता है। तो व्यापक की पारगामिता प्रूफ हो जा रही है। तो इसके आधार पर ये मॉडल को यदि आगे जरूरत होती है बताने के लिए तब लोगों को लगना होगा और उसमें प्रयास करना पड़ेगा। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, मेरे को इतना ही कहना है इसमें। और इस व्यापक को अनुभव करने का विधि बताया है ना। तो पहले न्यायपूर्ण व्यवहार आएगा, फिर धर्मपूर्ण विचार आएगा, उसके बाद फिर अनुभव होगा। अनुभव में ऊर्जा है वो अनुभव ही हो जाएगा, तो सारी शंकाएं समाप्त हो गई। ऐसा भैया। बहुत सुंदर भैया। दूसरा एक और प्रश्न था, जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य बने हैं या पहले से ही चैतन्य था ही, है ना। अब देखिए भैया, ये जो प्रश्न आ रहा है ये प्रश्न वहां से स्टार्ट हो रहा है कि एक समय में अस्तित्व नहीं था या अस्तित्व का स्वरूप भिन्न था, केवल जड़ थे, फिर जड़ से चैतन्य बना। हम उस मान्यता को लेकर इस प्रश्न को बनाते हैं, है ना। फिर से थोड़ा सा मैं ध्यान दिला देता हूं। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक जीवन परमाणु में परिवर्तित हुए हैं, पहला भाग है। दूसरा, या दोनों अस्तित्व में हमेशा सह अस्तित्व रूप में हैं ही, साथ साथ ही हैं। इसका पहला पार्ट है, जड़ परमाणु ये विकास पूर्वक जीवन परमाणु में परिवर्तित हुए। इस पार्ट का मतलब है कि उस समय चैतन्य परमाणु नहीं था, केवल जड़ था। इस प्रश्न का मीनिंग ही वो है, आपने वो मान लिया है और उसको जांचना चाहते हैं ऐसा है कि नहीं, है ना। दूसरे में एक समय में कभी भी तीनों है, जड़ भी है, चैतन्य भी है, जड़। तो ये जब बोल रहे हैं कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, माने हर समय जड़ परमाणु है, हर समय चैतन्य परमाणु है, हर समय व्यापक है, और जड़ परमाणु चैतन्य हो रहा है, चैतन्य परमाणु जागृत हो रहा है, क्रियापूर्ण हो रहा है, क्रियापूर्ण परमाणु आचरणपूर्ण हो रहा है। क्रियापूर्ण परमाणु आचरणपूर्ण हो रहा है, ये आज भी हो रहा है, लाखों साल पहले भी होता रहा, करोड़ों साल पहले भी होता रहा, ये हमेशा हमेशा हो रहा है। ये तीनों एक ही चीज हो रही है। अब इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि क्या एक दिन ऐसा होगा कि सारे जड़ परमाणु इस प्रक्रिया में चैतन्य बन जाएंगे, है ना। अधिक से अधिक यही प्रश्न बन सकता है। यदि बन जाएंगे था तब तो अस्तित्व तो अनादि है, तो आज तक तो बन ही जा रहा था, है ना। क्योंकि अनादि है, उसका कोई सीमा ही नहीं है, तो बन ही जाना था, जाना था, पर बना नहीं। तो हम अनंत को विजुलाइज नहीं कर पा रहे। अनंत को हम सोच रहे हैं, अनंत का मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा, गिनती में वो समाप्त हो जाएगा। तो अनंत एक ऐसी चीज है जो समाप्त नहीं। यदि अनंत के और नित्य वर्तमानता के चीज को हम देखेंगे तो जैसा है वो करोड़ों अरबों खरबों 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 साल पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये बाकी सारी जो थ्योरी बताती है कि अस्तित्व कभी कुछ ऐसा था, धीरे धीरे बदलाव होकर वहां तक गया। इसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय बोला, या अभी जो बिग बैंग कह रहे हैं वो भी यही है। एक समय में कुछ
लगभग नहीं जैसा था, फिर विस्फोट से प्रकृति बन गई और वो फैल रही है, फिर एक समय सिकुड़ेगी और उसके बाद फिर वापस शायद मिलके खत्म होगी। तो लगभग वैसे ही बता रहे हैं कि प्रलय हो जाएगा या सृष्टि हुई और स्थिति अभी बनी। अद्वैत दर्शन कह रहा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही था। इसका मतलब है जड़ भी था, चैतन्य भी था, व्यापक भी था, ये तीनों हैं भी। इसके साथ एक और चीज बोल रहे हैं, जड़ चैतन्य बन रहा है, चैतन्य गठन क्रियापूर्ण हो रहा है, क्रियापूर्ण आचरणपूर्ण हो रहा है। ये हो रहा है, हो रहा था और हमेशा हमेशा होता रहेगा, ये चीज बोल रहे हैं। जी भैया। भैया इसमें जब हम ये कंटिन्यूअस भाषा में जब बात करते हैं कि जड़ चैतन्य हो रहा है, चैतन्य क्रियापूर्ण हो रहा है, क्रियापूर्ण जो है आचरणपूर्ण हो रहा है, तो इसको पूरा स्पष्ट रूप से विजुलाइज कैसे किया जाए? जैसे यदि होने की संभावना नहीं होती तो बाबा जी जागृत नहीं होते, है ना? मतलब अस्तित्व में नियम है तब तो हो रहा है ना, बाबा जी हुए या अस्तित्व के नियम से भिन्न हो गए? बाबा जी हुए तो दूसरे भी हो रहे हैं, होते रहे होंगे, एक ही धरती थोड़ी है। हम इसमें मान रहे हैं कि एक ही धरती है और धरती में मनुष्य नहीं। अभी तक तो हमको दूसरी धरती मिली नहीं जहां पानी ही है, प्राणावस्था तो छोड़ दो भैया। जबकि आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, अरबों खरबों वर्षों तक चलते रहेंगे तो भी आगे ग्रह मिलते रहेंगे, किसी भी डायरेक्शन में, है ना? हम जाते रहेंगे, आगे ग्रह मिलेंगे, फिर वहां से और आगे जाएंगे और मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। माने ये अनंत और फैला ही हुआ, चलते जाइए, चलते जाइए, उसका कोई सीमा ही नहीं, उसका कोई बाउंड्री ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, खरबों खरबों में शायद एक आध ग्रह में मानव है जिसमें जागृत हो रहा है। अभी तक तो करोड़ों गिन लिए ना, मानव तो नहीं मिला, तो शायद वो खरबों 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 में होता हुआ है। तो अस्तित्व में जागृत होने की संभावना है, इसलिए हो रहे हैं, हुए हैं, होंगे। वैसे गठनपूर्ण होने की संभावना है, हो रहे होंगे। क्योंकि यदि आप ऐसा मानते हैं ना कि चैतन्य परमाणु ही जागृत हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा रहेगा कि जीवावस्था नहीं रहेगा। यदि उसी तर्क को ले जाएंगे, सब जागृत हो जाएंगे, तो फिर सीधा सीधा पदार्थावस्था प्राणावस्था होगा और जागृत जीवन होंगे, है ना? जीवावस्था बचेगा ही नहीं, जीवावस्था बचेगा नहीं, या वो जो छोटे शरीर हैं जो बिना जीवन के चलते हैं वहां तक होगा। या फिर हमको दूसरा एक चीज बोलना पड़ेगा कि दिव्य मानव कोई गाय का शरीर चलाएगा, कोई घोड़े का चलाएगा, कोई बकरी का चलाएगा, या इनकी परंपरा को खत्म होने दें, केवल मानव की परंपरा रहेगी और छोटे कीड़े मकोड़े की परंपरा रहेगी। हमको ये ढंग से बोलना पड़ेगा। तो ये सब नित्य वर्तमान नहीं हुए, नित्य वर्तमान नहीं हुआ तो घोड़ा नहीं हुआ, हाथी नहीं हुआ, गाय नहीं हुआ, इस प्रकार की चीजें की परंपरा नहीं हुई। तो ये केवल तर्क करने की बात है। तो यदि मनुष्य जागृत हो सकता है तो फिर एक नहीं होगा, फिर वो नियम है, अस्तित्व में प्रावधान है, और उस प्रावधान के तहत हम भी हो सकते हैं, पहले भी लोग हुए हैं, आगे भी लोग होते रहेंगे। ये इसका उत्तर है, और ये समय से बंधा नहीं है, संख्या से बंधा नहीं। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया हो गया। नित्य वर्तमानता में हमें इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। जी। एक अध्यात्मवाद में एक बात आई है भैया कि आचरण पूर्णता तक जो है जीवन को शरीर चलाने की आवश्यकता बनी रहती है और फिर आवश्यकता नहीं रहती। तो इससे भी कालखंड जैसा हमें देखने को आता है, इसका क्या कारण है? देखिए, आवश्यकता रहना माने जैसे मेरे को भोजन चाहिए शरीर के लिए, मेरे को शरीर चाहिए जागृति के लिए, ठीक है? जीवन मैं हूं को प्रमाणित मैं बिना शरीर के नहीं कर सकता, इसलिए शरीर चाहिए।
यदि मैं बिना शरीर के अपने आप को प्रमाणित कर सकूं तो मुझे शरीर की जरूरत क्या है? नहीं है ना जी। तो इसका तर्क यही है कि बिना शरीर के यदि प्रमाणित करने में सक्षमता आ गई तो अब मानव परंपरा में उसका अब जरूरत नहीं है उसको। यदि मानव परंपरा की जरूरत है कहीं पर तो वो आ सकते हैं, वो अधिकार तो खत्म नहीं होता ना उनका। जी भैया, इतना। बहुत सुंदर भैया। ये एक और जो हमारा प्रश्न है भैया, मुझे लगता है कि इसका आंसर हो चुका कि एक और परमाणु में विकास और दूसरी ओर विकास क्रम के अनंतर उदात्तीकरण प्रक्रिया, क्या ये दोनों समांतर चलने वाली घटना है? तो ये स्पष्ट हो गया कि नित्य वर्तमानता में होने वाली प्रक्रिया है। हाँ भैया, एक चीज देखिए, इस धरती पे अब हाइड्रोजन परमाणु बन रहे होंगे, ऑक्सीजन बन रहा होगा रोज जी, या जो बन गया है अब वो बन रहा है। अब ज्यादातर भौतिक रासायनिक रचनाएं हो रही है। तो इस ढंग से देखेंगे कि धरती के भूगर्भ में हो सकता है बहुत छोटी सी चीज में कोई परमाणु बदल रहा होगा, नया परमाणु बन रहा होगा, विकास क्रम जिसको अपन बोल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो चीज है ये नहीं बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक रचनाएं देख रहे हैं वो बन रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ के पानी बन गया, पानी टूट के वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार की रासायनिक क्रिया दिख रही। और उसमें भी वो जो सबसे ज्यादा रासायनिक क्रिया दिख रही है प्राणावस्था और जीवावस्था के शरीरों के स्तर पर। एक प्राणावस्था है माने कई प्रकार के केमिकल का वो खजाना है, एक मनुष्य का शरीर है, कई प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाएं उसमें हो रही है, कई प्रकार के रसायन रोज बन रहे हैं और वो कंटिन्यूअस बन रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से इस शरीर, इस धरती की सीमा में इस लेवल की रासायनिक क्रिया हो रही है। यदि इस लेवल से अधिक वाली रासायनिक क्रिया चाहिए या भिन्न वाली, तो धरती का क्लाइमेट को बदलना पड़ेगा। धरती का क्लाइमेट बदलेगा तो ये वाली प्रक्रिया बंद हो जाएगी, शायद दूसरे वाली होगी जो शायद पहले होती रही थी, मानव आने के पहले ये सब हुआ है। उसके पहले और हम चले जाएंगे तो जब जैसे धरती के भूगर्भ में कुछ हुआ, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, तो अभी ये बहुत ही कम हो रहा है। तो मुख्य में ये रासायनिक क्रिया प्रधान अभी ये चल रहा है ये धरती, और वो भी एक लेवल की रासायनिक क्रिया जो प्राणावस्था को डिस्टर्ब ना करे या ज्ञानावस्था को डिस्टर्ब ना करे, वही वाले हो। उससे ऊपर वाली को लाएंगे तो ये डिस्टर्ब होंगे और परेशान होंगे। तो मुख्य रूप से इतना ही चीज अभी हो रहा है, इससे अधिक वालों की संभावना नहीं है या नहीं के बराबर है। मान लीजिए कभी बहुत बड़ी बिजली चमकती है तो उतना हाई टेम्परेचर प्रेशर में हो सकता है कुछ नया बनता होगा, बहुत थोड़ी मात्रा, बाकी जगह नहीं। तो उतना ताप दाब चाहिए रासायनिक क्रिया को बदलने की, और वो होगा तो मनुष्य नहीं रहेगा। तो अभी हमको पूरा जो फोकस करना है कि मानव इस धरती पर आ गया है और ये जागृत होगा कैसे, उसके लिए हमको उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा। जी भैया, इतना कहना है। बहुत सुंदर भैया। प्रश्न का उत्तर हुआ कि कोई पार्ट छूट गया भाई? नहीं हुआ है भैया, अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं अभी तक की बात में। तो बहुत अच्छा हुआ है भैया, काफ़ी क्लैरिटी बन गई इन सब बातों की। अगला एक प्रश्न है भैया, जो ये शायद समाजशास्त्र में आया है कि गठन पूर्णता के अनंतर जीवन की बात कही गई है और क्रिया पूर्णता के अनंतर अखंड समाज की बात कही गई है। इसका तात्विक अर्थ क्या है? गठन पूर्णता के अनंतर जीवन की बात कही गई। जीवन की बात जी। हाँ, ये तो गठन पूर्ण नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? नहीं होगा जी, है ना। चैतन्य इकाई ही नहीं रहेगी, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा रहेगा नहीं तो फिर जीवन होगा ही नहीं ना।
और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनने के लिए जीवन में जागृति चाहिए। बिना जागृति के हम नहीं बना पाएंगे। हम सोचते हैं स्ट्रक्चर बना दें, है ना, 10 सोपानी व्यवस्था आज अपन घोषणा कर दे, 10 सोपानी व्यवस्था बना दे, उसमें 5 समितियां बना दे तो आदमी जागृत होगा, ऐसा नहीं। वो फिर आज जो गलती, आज भी तो सारी समितियां लगभग बनी हुई और सारी गलतियां आदमी ही कर रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो जागृति होने पर ही ये चीजें हो पाई। जी भैया, तो क्रियापूर्णता के अनंतर अखंड समाज का अर्थ ये हुआ कि क्रियापूर्णता की तरफ हमारी गति का बना रहना एक आवश्यकता है अखंड समाज के आवश्यकता के आधार पर। बना रहना आवश्यक है, बना हुआ है भी भैया। अब देखो ना, हजारों साल पहले आदमी आदमी से किस ढंग से व्यवहार करता था। धीरे धीरे हमने नियम बनाए और नियम बना के यहाँ तक आया है। आज हम ये नहीं बोल सकते कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति निष्ठ है, बोल ही नहीं सकते, है ना। ये नहीं बोल सकते कि मैं किसी को मार डालूंगा, बोल ही नहीं सकते। पहले बोलते थे। हमें कुछ पौराणिक कथाएं चलते हैं, वो बड़े गरज गरज के प्रतिज्ञा किया कि मैं मार डालूं। अब नहीं कर सकते। जब 2 देशों के बीच में दुश्मनी है, आज जहां बम पटके जा रहे हैं, वहां भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मार डालूं, वो मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। तो समाज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और सब मानव एक समान है। ये चीज धीरे धीरे पक्का हर दिन होता जा रहा है। स्त्री पुरुष समानता ये सब पक्का होता जा रहा है, तो बढ़ ही रहा है, बढ़ना ही पड़ेगा। जी भैया, बहुत अच्छा भैया। तो जो भैया आपने कहा कि जैसे हमने समितियां बना ली या ये सब कर लिया, तो इससे नहीं हो जाएगा, अखंड समाज की की प्रामाणिकता नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए जागृति आवश्यक है। तो जागृति के लिए क्या ये समितियों की आवश्यकता नहीं है? वो समिति तो बनी है ना भाई जी। देखिए, हम अभी संविधान कैसे बना रहे हैं? हम सब लोग नियम बना के देश में बैठकर नियम बना रहे हैं। उस संविधान में संशोधन संभव है, बिल्कुल संभव है। उसकी एक प्रक्रिया है कि ज्यादा लोग यदि सहमत होते हैं तो वो लोग वैसे लोगों को चुनेंगे, वो लोग संसद में चले जाएंगे, वहां पर वो नियम आएंगे, नियम बदल जाएंगे। पर उतने लोगों को सहमत करना पड़ेगा। सहमत करने के लिए हम कोई प्रक्रिया करें तो करो। जैसे हम ही लोग हैं, हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उसको लोग सुन रहे हैं, लोग सहमत हो रहे हैं, इसमें संख्या बढ़ेगी। वैसे हर किसी को उतनी समझता है, तो फाइनली जो सही है वही चीज आएगा। यहाँ तक हम लोगों को यहाँ तक पहुंच चुके हैं मानव जाति। तो इस रूप से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम गठन पूर्णता तक पहुंचेंगे, तो आचरण पूर्णता तक पहुंचेंगे। तो इस प्रक्रिया में हम लोग अपने आचरण को ठीक कर रहे हैं, नियम ठीक हो गए हैं। देखिए, नियम धीरे धीरे बदल रहे हैं, है ना। सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी एक व्यक्ति की आयु को देखिए, 5 साल की आयु में जो होता है, 20 में जो होता है, 50 में जो होता है, वो धीरे धीरे संयमता का पक्षधर होता है। अब देखिए ना, हम 20 में उतने संयमता के पक्षधर नहीं थे जितने आज है। तो एक मनुष्य की आयु के साथ भी हो रहा है, सामाजिक स्तर पर भी पूरे मानव एक हैं, पूरे मानव के लिए एक नियम है, ये भी होता जा रहा है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं भैया। उसके लिए नियम क्या है? मध्य दर्शन ने एक प्रकार के नियमों को दिया है, हम उसको जांच रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, स्वधन होना चाहिए, तो अब हम स्वधन कमाने की विधियों को सोच के उसमें लगने की कोशिश कर रहे हैं। स्वनारी स्वपुरुष या दयापूर्ण कार्य होना चाहिए, उसमें भी लगने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता ही और आगे की चेतना हमारी बनेगी। यही रास्ता है भैया। जी भैया, बहुत सुंदर। तो अगले प्रश्न को लेते हैं भैया। जी, ये प्रश्न है, भ्रमित स्थिति में मानव में आवेश के पाए जाने का तात्पर्य क्या है? अस्तित्व विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। जागृति क्रम को छोड़कर आवेश कहीं दिखाई नहीं देते, किंतु जागृति क्रम की इकाई में ही आवेश देखे गए। तो ऐसा क्या, इसका क्या अर्थ है? कर्म स्वतंत्रता मनुष्य में आई,
कर्म स्वतंत्रता के साथ वो समझदारी आना है। इसी जगह पर आवेश दिख रहा है। जैसे आवेश माने क्या है? जैसे 6 आवेश है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब है कि प्रजनन क्रिया। तो प्रजनन क्रिया नहीं होगी ये तो संभव ही नहीं है, मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। पर प्रजनन का जो अधिमूल्यन है उसका, उस क्रिया का, ये आवेश कहलाता है। वैसे भूख लगेगी, बिल्कुल लगेगी। भोजन करेगा, बिल्कुल भोजन करेगा। भोजन को ज्यादा वैल्यू दे दिया, इसका नाम लोभ है। अच्छा स्वादिष्ट बना इसलिए मैंने खा लिया, सुन लिया हूं कि ये खाने से शरीर ताकतवर बनता है इसलिए खा लिया, है ना। ऐसे करके हमने अधिमूल्यन या अवमूल्यन भी शामिल, उपवास करने से ऐसा होगा और ये वो करके भी हम वो कर रहे हैं। तो ये जो आवेश है वास्तव में अधिमूल्यन अवमूल्यन दोष का ही नाम। और जैसे जैसे ये मूल्यांकन सामान्य होता जाता है वैसे वैसे आवेश समाप्त होता जाता है और ये कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु तक वो चलेगा। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु का मतलब ही है कि हमने पहचान लिया है इतना करना ठीक है, इससे अधिक करना गलत। जैसे हमको पता हो गया कि 5वें मंजिल से कूदने से पैर टूटेगा तो मैं नहीं कूदूंगा। कूद सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कूद सकता हूँ, है ना। ये मुझे पता है कूदने में क्या है, लेकिन चूंकि पैर टूटेगा इसलिए नहीं कूदता हूँ। तो वैसे ही सारी चीजें समझ में आ जाती है, ये करने से मुझे नुकसान है, मेरे भाइयों को नुकसान है, मेरे परिवार को नुकसान है, हमारे समाज को नुकसान है, हमारी आगे पीढ़ी को नुकसान है। ये सब जैसे जैसे हमको पकड़ में आता जाता है वैसे वैसे हम संयत होते जाते हैं। इतना ही कहानी है भैया। जी भैया। भैया नमस्ते भैया। जिस तरह से आपने प्रजनन का उदाहरण दिया उस तरह से क्रोध, मद, लोभ और मत्सर को कैसे, मतलब उसका मूल्यांकन ना होकर के समभाव में कैसे रहेंगे भैया? वही ना, जैसे हमारा बच्चा है वो सबसे होशियार, सबसे इनोसेंट है, हमारा स्टूडेंट है वो सबसे इंटेलिजेंट है, हम ये मानते हैं, है ना, और दूसरे का अवमूल्यन कर लेते हैं। इसका नाम मोह है। मत्सर है, मेरे बच्चे से आपका बच्चा श्रेष्ठ हो गया ये मेरे को स्वीकार नहीं होता। मेरे बच्चे से आपका बच्चा अधिक संयमी है ये मुझे स्वीकार नहीं होता। मेरे बच्चे से आपका बच्चा अधिक परिश्रम करता है ये मुझे स्वीकार नहीं होता। या मेरे भाई से आपका भाई, या मेरी माँ से आपकी माँ, इसका नाम है मत्सर, है ना। तो हमको यह स्वीकारना पड़ेगा कि इस जागृति क्रम में भी कोई किसी विधा में आगे है, कोई किसी विधा में पीछे भी है। हो सकता है कोई 2 विधा में मेरे से आगे हो, है ना, और हो सकता है मैं किसी से 4 विधा में आगे हूं, ये भी होगा। इन चीजों को स्वीकारना है और जो हमसे आगे है उससे हम सीख लें, हमसे जो पीछे है उनको हम सिखाएं। ये प्रक्रिया है पूरी। तो इस ढंग से सारे आवेश सामान्य होने की विधि है। और ये मुंह से भाषा में बोलना बहुत सरल लगता है ना, लेकिन जिसको व्यवहारिक प्रक्रिया में लाने में बहुत ही मेहनत होती है। हमने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है, लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, है ना? उस कंफर्ट जोन हमने पहले किसी आधार पर बनाया है, वो प्रीहित लाभ का ही एक तरीका है। उस कंफर्ट जोन के टूटने से हमको भय भी लगता है, ऐसा लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे या हमारा शरीर टूट जाएगा। हो सकता है एक आयु के बाद शरीर टूट भी जाएगा, है ना? तो इन सबको फेस करते करते धीरे धीरे आगे जाना, तो यही रास्ता है भैया, और कोई रास्ता ही नहीं। धन्यवाद भैया। भैया उत्तर सुनने के बाद तो लगता ही नहीं कि प्रश्न में कुछ बात थी। बहुत ही बढ़िया से उसके आंसर हो जा रहे हैं और तुरंत भैया प्रश्न देखिए, हम जो चूंकि हम सब लोग आस्थावादी परंपरा से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि अपने आप मेरे विचार ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा। भैया मेरे को तो मिल ही गया होता ना। तो आशीर्वाद सबको मिल रहा है, उतना जो उद्यम है, जो साहस है, परिश्रम है, शायद हम नहीं कर पाते, या उसको हम मान रहे हैं कि आज नहीं करेंगे कल कर लेते, रुक जाओ। ऐसी चूक हो रही भैया। जी भैया, हमारे पास अंतिम प्रश्न है भैया।
हमें अध्ययन की उपलब्धि को अपने में किस रूप में देखना चाहिए? मध्यस्थ दर्शन के आलोक में अध्ययन प्रक्रिया और आज तक की साधना विधि में क्या अंतर है और क्या समानता है? देखिए, साधना विधि में और इसमें एक समानता है, वो भी इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं, हम भी इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं। हमारा इंद्रिय संयम का एक लाइन है व्यवस्था, मतलब खाना कितना खाऊं, वो सोचते थे कि कम से कम कितने में जी लूं। हम क्या सोच रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए शरीर में एक प्रकार की शक्ति चाहिए, शरीर की एक आयु चाहिए, वो सारी चीज अचीव हो जाए, उसके लिए हम जिए, वैसा हम भोजन करें, वैसा दिनचर्या बनाए और ऐसा किया। तो संयम व्यवस्था में भागीदारी से जुड़ता है। वहां भी इंद्रिय संयम है, यहाँ भी इंद्रिय संयम है, वहां भी तप है, यहाँ भी तप है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ तो माँ पिता को तो रात भर, कई बार बच्चा रोता है तो तंग होते हैं, तो क्या है, वो होगा, उसको सहना है ना, तो ये होगा ही होगा। बच्चा दिव्य मानव भी होगा तो भी उसको शरीर से कष्ट होगा। तो परंपरा की जो साधना विधि और इस साधना विधि में एकदम 100% समानता है, इस रूप में कि खाना 10 बार नहीं खाओ, 15 बार नहीं खाओ, 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, कोई एक समय तय कर खा लो, है ना, इस प्रकार की चीजें। नशा नहीं करो, है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम करो या खेल करो, है ना, ये तो लगभग एक जैसे चीजें हैं। इसको शायद हम लोग बहुत महत्व नहीं दे रहे। हम मतलब जो मैं दर्शन की टीम से जुड़ता हूं, एक बड़ा भाग है जिसको हमको महत्व देने की जरूरत है। उसमें कई लोग बहुत उदासीन हो जा रहे हैं, है ना, खाना ही नहीं खा रहे हैं या इतना सिंपल खाना खा रहे हैं कि हम विशेष बन जा रहे हैं, है ना। रोगी है उनकी बात अलग है, लेकिन वो तो ये एक भाग है जो हमको संयम को करना पड़ेगा। दूसरा एक भाग है परंपरा की जो साधना है, वो फाइनली किसी जगह पर एक जगह पहुंचा ही देता है कि एक दिन मुझे घर बार छोड़ के संन्यास ले लेना है, विरक्त करना है। हम अपने बुजुर्गों से इसको कई बार सुने, बोलते ही रहे। यहाँ वो एक भी दिन नहीं है, हमको परिवार में ही जीना है, परिवार में ही मृत्यु तक पहुंचना, और जो हमको अचीव किया वो आगे पीढ़ी को ट्रांसफर करना है। ये हमारे में अंतर है। दूसरा, उस साधना विधि में इसमें एक जो सबसे बड़ा अंतर है, वहां सोचते थे कि हम सोचते सोचते अनुभव हो जाएगा, मतलब आंख बंद करके सोचते सोचते विचार करते करते अनुभव हो जाएगा। यहाँ पर विचार करके सोच के पहले निष्कर्ष निकलेंगे, फिर उस निष्कर्ष को जीने से साक्षात्कार होगा और फिर अनुभव। तो एक भाग वहां सही है, दूसरा भाग यहाँ बिल्कुल ही है कि निष्कर्ष निकालने के बाद हमको उसको जीना पड़ेगा, उसमें भी जीना है। देखिए, पहले मैं जैसे योग दर्शन के मैं बार बार बात करता हूँ, 5 यम है, 5 नियम है। 5 यम और 5 नियम यदि नहीं करता है तो किसी का प्रत्याहार होगा, ध्यान होगा, समाधि होगी? यदि होती तो पतंजलि महाराज लिखते क्यों भाई? लोगों को टॉर्चर करने का उनका मन थोड़ी था। तो नहीं होगा। तो पहला यम करना है, तब फिर नियम करो, उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान कर। यहाँ पर यम नियम के बदले में मानवीयता, मानवीय चरित्र है, फिर मानवीय मूल्य है, मानवीय नीति है, नैतिकता है, उसके बदले में ये है। अब आप सोच के देखिए, यम नियम ज्यादा कठिन है कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण का ज्यादा कठिन? मेरे हिसाब से यम नियम 1000 गुना कठिन है। ठीक, तो वहां का वो नियम है, उस रास्ते में यदि आगे बढ़ना है तो बिल्कुल स्वागत है, लेकिन यम नियम मानो, उसके बाद आगे बढ़ो, ध्यान नहीं करो पहले।
और यहाँ पर चलना है तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष, या किसी और विधि में कुछ लिखा है तो उसको मैं पालन करूं। परंपरागत साधना विधि, और इसमें एक भाग बिल्कुल सही है, सभी संयमता की बात कर रहे हैं, यहाँ भी संयमता की बात है। बहुत स्पष्ट भाषा में उस ढंग से नहीं बोला है, लेकिन उस रूप में जरूर बोला है जैसे अनुभव दर्शन में बोले हैं, कृतज्ञता, अस्तेय, है ना, ये सब जो लिखा है वो ये है। एक जगह लिखा है कि जिसका उत्पादन का अधिकांश भाग, भैया आप म्यूट हो गए। जी भैया, जी भैया कोई बड़ा है एक काम, नहीं तो क्यों लिखते उसको। भैया आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ अब आ रही है भैया आवाज आपकी। जी जी हाँ। तो उत्पादन भी करने बोल रहे हैं, उपभोग भी करने बोल रहे हैं, वितरण भी बोल रहे हैं। अपनी आवश्यकता से जितना उपभोग किया उससे ज्यादा को वितरण करने बोल रहे हैं, है ना। और अस्तेय और ये सब जो है ना, वो सब तो लिखे है ना, सो सोनारी सो पुरुष गमन, अनुभव दर्शन में लिखा हुआ है। जी ठीक है ना, याद आया ना। जी भैया, है ना, कि दूसरे अध्याय में जहां तक मुझे याद आता है तो बहुत साफ साफ लिखे भी है, या हर बार लिखे हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रवृत्त होना, धर्मपूर्ण विचार में प्रसक्त होना, वो लिखे ही। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन होता है, इसलिए अपराधीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव अनिवार्य है। बोले माने मनमानी करेंगे तो कैसे जागृत हो। व्यवस्था हमसे बड़ी है और उसके बारे में स्वीकृति चाहिए, उसमें जीने की स्वीकृति चाहिए, तो व्यवस्था के दबाव को मानने की बात करो। तो ये है, ये मेरे को तो नहीं समझ में आता है। जी भैया बहुत सुंदर हो। इसमें केवल एक बात और भैया कि अध्ययन प्रक्रिया को, अध्ययन की उपलब्धि को हमें किस रूप में देखना है, या हमारे भीतर ये विकसित हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारा अध्ययन हो रहा है, इसको थोड़ा और विस्तार से हम। ये समझ में नहीं आया भैया, एक बार फिर से बताइए। जैसे साधना विधि में ये तो स्पष्ट था भैया कि वैसे आपने तो काफ़ी क्लियर कर दिया कि यम नियम और आसन प्राणायाम के बिना तो आगे प्रत्याहार ध्यान लगने वाला नहीं। हालांकि फिर भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान करके, सोच करके हम बहुत कुछ पा लेंगे। अब यहाँ तो अध्ययन की बात है कि अध्ययन पूर्वक ही हमें सब कुछ होने वाला है। तो सब कुछ होने वाला है, यह क्या सब कुछ होने वाला है, और यह जो प्रक्रिया है अध्ययन प्रक्रिया, वह किस प्रकार से जो है अनुशासित रूप में हम अपने में देख सकते हैं, ये देखना है। अध्ययन पूर्वक निष्कर्ष होगा। अध्ययन का मतलब है अध्ययन का पूर्व अवस्था मनन पूर्वक। उस निष्कर्ष को जीने जाएंगे तो साक्षात्कार होगा, बोध होगा, अनुभव होगा। ये एक लाइन की बात है भाई। मुझे पता हो गया है कि ये स्वधन है तो मेरे को वो स्वधन करना पड़ेगा। यदि मुझे पता है ये स्वनारी स्वपुरुष है तो मुझे वो करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। पता है बाद में करूंगा तो उसका तो अवसर रखा ही है, पर कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। जी भैया बहुत सुंदर। ध्यान करके नहीं होगा। देखो सबसे पहले वहां भी बोले हैं भाई कि पहले तो आचरण ही करना पड़ेगा। यहाँ एक स्टेप पहले है कि ये आचरण क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना चाहिए। उसके लिए अस्तित्व का एक मॉडल है, मतलब अस्तित्व की व्यवस्था समझ में आती। उसके आधार पर मानव की व्यवस्था यही हो सकती, दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। यही व्यवस्था तब बनेगी जब मैं जीऊंगा, नहीं तो बनेगी कैसे। ये 3 स्टेप यदि हम पार कर लेते हैं, इसी का नाम मनन है। और इस मनन में हमको इतनी ताकत मिल जाती है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जी भैया बहुत सुंदर। भैया अभी आपकी बातों से एक बात जो आई थी कि जो सोचने से हमें नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो बाबा जी का जो अनुसंधान विधि रहा, उसमें कैसे उन्होंने सबको जी लिया है, और जो नहीं जीने की जो वस्तु है वह प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े, इसको हम समझना चाहते हैं। जी भैया बढ़िया। देखिए बाबा जी
जो जिए वो कैसा जिए, श्री विद्या की उपासना करे। गुरुजी जो बोले कि उनको गुरुजी ने बोला कि नर्मदा किनारे जाके भजन करो, बढ़िया उनका अच्छा व्यवसाय था। वो आ गए, 3.5 साल पत्ते खाए, ठीक है, मांग के नहीं खाया। मतलब भिक्षा या स्वधन को कई जगह भिक्षा है, उनकी स्वीकृति में कभी नहीं था, ठीक है। तो वो स्वधन में रहे, जंगल से खोद के लाते थे पत्ती कंद मूल, उसके बाद फिर अनाज खेती किए, दूध। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज चली गई है भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज उनकी चली गई। हेलो जी भैया अब आ रही है आवाज। आई? जी भैया। हेलो, ठीक से आ रही? हाँ अब आ रही है भैया। एक्चुअली कोई फोन आता है ना तो ये हो जाता है, पूरा कट हो जाता है। तो बाबा जी उत्पादन में लगे रहे, है ना। भोजन मतलब जितना तब जरूरत है लगभग उतना ही किए, और तो स्वधन उनका रहा, स्वनारी स्वपुरुष का दयापूर्ण कार्य भी रहा। तो ये तो पहले दिन से कर रहे, ठीक है, मांग के नहीं खाया और एक किया, किसी से उनका झगड़ा नहीं रहा, है ना। तो ये सारी चीज वो करते रहे, और बाबा जी के यहाँ बहुत सारे शिष्य आते जाते रहे, और बाबा जी से समझते रहे। तो एक सामाजिकता क्या भाई, एक बहुत बड़ा वातावरण वो बना के रखे थे। बाबा जी के पास साधु लोग आते थे, शिष्य लोग आते थे, बाबा जी के मंत्र दीक्षा के शिष्य भी थे पहले से। और एक बार उन्होंने बोला, इस कहानी को मैंने कई बार ये किया है, कि पहले बाबा जी ध्यान करते थे और उसके बाद फिर कुछ लोग मिलने आते थे। तो मिलने आते थे तो बोले बैठे रहता था, कोई कुछ पूछता था तो बोल देता था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछता था। तो एक बार ध्यान करते समय लिखा उनको एक आया मैसेज कि जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। उसके बाद बोले कि मैंने अपना जीने का ढंग को बदला, जो भी आते थे उनसे पूछता था क्या उद्देश्य से आए हो, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, और उसको करता था। तो ये दयापूर्ण कार्य का ही कोई हायर स्टेज। तो ये सब करने के बाद बाबा जी को समाधि हुई, है ना। तो समाधि हुई, संयम भी हुआ। तो बाबा जी भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किए, उनका स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य वाला आचरण था ही। बहुत बड़ा एक संबंधों का दायरा था, और उसमें लोग आते जाते थे, निर्वाह करते थे। तन मन धन का सदुपयोग बहुत रहा, एक भी दिन बीमार नहीं पड़े, उतने बड़े लंबे समय में लगातार साधना किया। तो वो सारा एक जो फिटनेस है वो बना के रखा, रोज एक भी बार साधना में चूके नहीं। सोचिए ना, कभी आदमी ज्यादा खा लेता है तो कभी उदासी आ जाती, सुस्ती आ जाती, वो भी नहीं हुआ। तो इस लेवल का उनका शारीरिक मानसिक संयम रहा। एक बार उन्होंने बोला कि जब उन्होंने रात में शुरू किया, शाम को 6 से सुबह 6 तक आखिरी स्टेज में, तो रात में खूब नींद आई। तो बोले कि मैंने ये सोच लिया कि ड्रम में पानी भर के बैठूंगा, लेकिन ये करूंगा, सोऊंगा नहीं। तो एक ड्रम में पानी भर के बैठे, और पहले ही रात में वो नींद चली गई। तो इन चीजों को भैया जीतना ही पड़ता है। तो वो सब बाबा जी ने किया हुआ है, और जागृत होने के बाद उन्होंने खेती किया है। उसका फोटो भी ये हल चलाते, जो लोग देखें बोलते हैं कि बाबा जी बहुत तेज गति से हल चला। तो बाबा जी भी वो सब किए हैं, उत्पादन किए, विनिमय किए, और ऐसा सारा चीज किए।
जी भैया। जी भैया, ऐसे ही समझ में आता है। बहुत सुंदर भैया। हम सबकी सभी जितने भी अभी तक के जो प्रश्न थे उसके जिस प्रकार से आपसे हमें उत्तर मिले हैं वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपकारी है। जितने बड़े प्रश्न हमें लगते थे उसके उत्तर उतने ही सरल हैं, इतना स्पष्ट हुआ। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न और भी अभी बचे हों अभी तक की बातों से या और कुछ, तो वे रख सकते हैं। उत्तर तो सरल है भैया, जीने में बहुत कठिन है। पर कोई चारा नहीं है, रास्ता यही है, कैसे करो। जी भैया। मतलब कठिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कहीं पढ़े हैं भैया जीवन विद्या एक परीक्षा पुस्तक में जी। दो वस्तु अगर अलग अलग दिखाई दे रही है तो उसके बीच में भी सत्ता है। हाँ। और अगर जुड़ी हुई है तो भी जुड़ी है तो पर भी उसमें भी सत्ता है, व्यापक है। इसको भैया थोड़ा सा समझना चाहते थे भैया। ठीक है, जैसे अपन एक दीवार सामने देखते हैं, अब दीवार एकदम चिकना दिखता है, पानी डालते हैं, पानी उसके अंदर घुस जाता है, माने वहां खाली जगह है। इस रूप में हमको पता चलता है। यदि हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु में कुछ अंश घूम रहे हैं, तभी घूम पा रहे हैं, जबकि वो खाली खोखला होगा ना तब तो घूमेगा, नहीं तो वो हिलडुल नहीं पाएगा। अंश यदि परिवेश के चारों तरफ घूम रहा है, माने परिवेश और उसके बीच में थोड़ी दूरी है, पहला मध्यांश और उसके बीच में, दूसरा घूम पा रहा है, इसका मतलब है खाली जगह है। तो परमाणु के अंदर भी हमको खाली जगह मिल रही है, इसका मतलब है कोई चीज जुड़ा है ही नहीं। इतनी सी बात है भैया, सामान्य से। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद जी। भैया प्रणाम। जी नमस्ते। जी भैया, एक स्टेटमेंट है भैया कि अध्ययन ही समाधान होने का प्रारंभ है, अध्ययन के बिना समाधान संभव नहीं है। तो भैया अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसको कैसे देखेंगे भैया? अभी तो समस्या है ही, समस्याओं से घिरे हुए लगातार है ही, उससे मुक्त होने के लगातार प्रयास है ही, पीड़ा भी है, आवेश भी है, तो ये सारा कुछ चल ही रहा है। और जो सूझ रहा है कि हाँ ऐसा करके कर सकते हैं, पठन श्रवण ये सारा कुछ चल ही रहा है भैया, पर वो अध्ययन क्रम में हम हैं, इसको कैसे जांचेंगे भैया? थोड़ा व्यावहारिक रूप, जैसे आपने बताया कि जो निष्कर्ष हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, उसको जब हम जीने में लेकर के आते हैं, जैसे स्वनारी स्वपुरुष ना, स्वधन, तो स्वधन में तो आज नहीं है, ये दिखता ही है। और सहमति की जगह पर हैं भी आज कि हाँ ऐसा होना चाहिए, पर आज तत्काल संभव नहीं दिखता। मैं मेरी स्थिति को देखूँ तो अध्ययन हो रहा है, कैसे समझे भैया, और इसको कैसे तय करें, कैसे सुनिश्चित करें? जी। अध्ययन का मतलब है, जो बाबा जी की परिभाषा है जी, अधिष्ठान की साक्ष्य में और अनुभव की रोशनी। जी, माने ऐसी चीजें जो आत्मा तक चली गई, माने चित्त के समर्थन में बुद्धि आया, बुद्धि के समर्थन में आत्मा तो रहेगा ही, जी, इसको अध्ययन बोल रहे हैं। माने साक्षात्कार से नीचे को अध्ययन नहीं बोल रहे। जी। तो साक्षात्कार के पहले वाले का नाम क्या है? जी। सबसे पहला है पठन या श्रवण, जी, दूसरा पठन और श्रवण के बाद मनन, माने निष्कर्ष निकल जाए। निष्कर्ष निकलने के बाद उस निष्कर्ष को जीने पर हम को साक्षात्कार होगा, नहीं तो नहीं। ये तो सीधा सीधा अध्ययन का मतलब है। अध्ययन का मतलब पठन नहीं, जी, एक स्टेप पहले का है। जी, गलत नहीं है, अध्ययन से बहुत भिन्न है ऐसा भी नहीं, लेकिन पठन कर लिए तो अध्ययन हो गया ऐसा नहीं है, बिल्कुल, तर्क दे दिए तो अध्ययन हो गया ऐसा नहीं है। जी, निष्कर्ष निकलना, उसके बाद जीना, ये दो होगा तब अध्ययन होगा। अब जैसे स्वधन समझ में आ गया है, कर नहीं पा रहे, चलो मान लिया नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद हमको अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारा किसी और विधि से काम चल जा रहा है। जी,
मतलब कोई हमारे पास स्रोत है जो कानून या समाज के हिसाब से कोई न्यायपूर्ण, जिसको समाज और कानून न्यायपूर्ण मानता है जी। उससे आपको धन मिलता है और उसको आप मानते सही है। जैसे मान लीजिए किसी को पेंशन मिलती है तो कानून के हिसाब से वो सही है, समाज भी इसको सही मानता है, काम चल रहा है, कोई गलत नहीं। पर मध्यस्थ दर्शन इससे बड़ी स्थिति की बात करते हैं। तो क्या हम इसमें कोई उत्पादन में कोई मदद कर सकते हैं, सेवा में कोई भागीदारी कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई और कर रहा है तो उसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं। इस ढंग से हम इनडायरेक्ट भागीदार हो सकते है ना। जैसे कोई 60 साल का है या 70 साल का है या 80 का है, वो तो इनडायरेक्ट ही भागीदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। कुल मिला के उत्पादन कोई बड़ी चीज है ये मन में आना चाहिए, या सेवा कोई बड़ी चीज है जी। इसमें कुछ हम समय लगाएं, क्योंकि हम अपने समय को किस ढंग से बांट रहे हैं, पढ़ने और सोचने में बांट दे रहे हैं। जी जी। है ना। तो पढ़ने और सोचने में समय देना चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ी समय देना चाहिए। और चूंकि हमारी एक आयु हो गई है, हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा करिए, है ना। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जी भैया। बस थोड़ा सा शुरुआत किया जाए, आधा घंटा किया जाए, उनके साथ थोड़ा बैठा जाए, यहाँ से शुरू हो जाए। जी बढ़िया भैया। मान लो जो आपके घर की आज की परिस्थिति नहीं है, तो कोई दूसरे को करने में मदद करिए, उसका हौसला बढ़ाइए, है ना। तो ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। हाँ देखिए, मेरे को तो लगता है कि हम कुछ करते भी हैं, लेकिन हमने उसको एक ऐसा मान लिया है कि मैं नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जैसे मुझे पता है, जैसे आपके कुछ खेत हैं, खेत में कोई सहयोग करता ही है ना। तो उसमें आप जाते हैं, उसके मैनेजमेंट में आप लगे रहते हैं, कुछ उसमें कभी आपको घाटा भी हो रहा है ना। तो ये भी हो जा रहा है, तो आप उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार हैं, उसको आप क्यों नहीं मान रहे? जी भैया, परिवार विधि से तो हाँ भैया वो तो है, श्रीमान जी तो करते ही है, मेरा नहीं हो पा रहा है। मतलब परिवार विधि से जिसको कहें तो वो दिख नहीं रहा है अभी, या पूरा नहीं है ऐसा। तो नहीं, दोनों को खेत में चले जाना पड़ेगा ऐसा थोड़ी होता है। वही हमको लगता है कि फिर हमारे मनन प्रक्रिया में कुछ कमी हो रही है ना। एक घर में बैठा हुआ है, किचन संभाल रहा है, बच्चे को संभाल रहा है, तो वो भी भागीदारी हो गई, सेवा वाला भाग हो गया। तो उत्पादन या सेवा समानांतर है भैया दोनों, या तो उत्पादन या फिर सेवा, ऐसा। हाँ, दोनों भी। हाँ। ठीक है भैया। और सबसे बड़ी बात मानसिकता में ये चाहिए कि ये उचित काम है। जी 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 भैया, बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया। भैया समय तो लगभग होने ही जा रहा है, अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो अभी रख सकते हैं। अभी 5 मिनट है हमारे पास, नहीं तो फिर हम विराम की तरफ जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया। ये जो अपराधहीन व्यवस्था के लिए व्यवस्था का दबाव, ये जरूरी है। हाँ, व्यवस्था का दबाव जरूरी है, और अव्यवस्था का दबाव जरूरी नहीं। अपराधहीन व्यवस्था के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए ये जरूरी रहेगा। किसी भी व्यवस्था के लिए तो जरूरी रहेगा ना। बिना व्यवस्था को माने, दबाव का मतलब है हमको सुबह उठना है, काम करना है, ये जो एक चीज है इसको व्यवस्था का दबाव कह रहे हैं। अब कोई दूसरा अगर करता है, इसको करवाने की कोशिश करता है, तो नियंत्रण हो जाता है। नहीं, यदि कोई नहीं कर रहा है फाइनली क्या होगा, दूसरा कराएगा ही ना, कि नहीं कराएगा। मतलब फाइनली एक है कि एक व्यक्ति बैठा रहेगा, फिर उसको खाना मिले, कपड़ा मिले, कहीं घूमना चाहता है वो मिलते रहे, वो भी तो दबाव डाल के सब ले रहा है बिना मेहनत किए। भाई गलती यदि हम सही नहीं करेंगे तो दूसरा तो करवाएगा ही ना जबरदस्ती। हमको समझ में आ गया कि हमको भोजन चाहिए, तो उसके लिए हमको भोजन जुगाड़ना पड़ेगा ना।
ये नियंत्रण दूसरा करेगा ही करेगा, आप यदि नहीं करोगे तो। या फिर आप कुछ तिकड़म बना के कुछ दिन आप अपना काम चला लोगे, फिर कोई दूसरा करेगा। तो हो तो यही रहा है ना कि तिकड़म करने वाले को ये जो अव्यवस्था है सपोर्ट कर रहा है, और न्यायपूर्ण जो कार्य करने वाले को व्यवस्था में बहुत मदद नहीं। लेकिन देखिए चोरी भी हो रही है ना, तो लोग अनाज को, खेती को अब चोरी नहीं कर रहे, अब कंप्यूटर और सोना चांदी चुरा रहे हैं ना, तो इसकी चोरी भी नहीं हो रही। तो इस रूप में ये लोग ज्यादा सुरक्षित हैं यदि आप देखेंगे। ठीक है, बीच में एक गैप आ जाता है कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब ऐसा किसी को कहना, मतलब तो अभी क्लियर हो गया कि ठीक है वो व्यवस्था का दबाव ही है और उसको दबाव से ही हो सकता है वो। हाँ, व्यवस्था का दबाव चाहिए, हमारा वो पर्सनल दबाव नहीं चाहिए, है ना। हाँ। भैया एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक विधि से यदि शरीर को देखा जाए तो उत्पादन में हमारी सहभागिता हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। सेवा वाला कार्य जो है वो शारीरिक श्रम नहीं के बराबर होता है, वो आप मान लीजिए कि होता भी है तो बहुत कम हो पाता है, और उत्पादन में हमारी भूमिका होती है उम्र के हिसाब से, तो हमारी शरीर स्वस्थता की तरफ भी ये प्राकृतिक विधि से भैया ऐसा मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ऐसा बाबा भी बहुत जगह बोले हैं कि पंचांग व्यवस्था में सबकी भूमिका होनी चाहिए। तो भैया फिर थोड़ा सा इसमें लगता है कि प्राकृतिक विधि से सेवा वाला कार्य यदि ज्यादा हो पाता है तो उत्पादन वाला कार्य में फिर शरीर स्वस्थता के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ नहीं। वही ना बाबा जी बोले हैं कि कृषि और गौपालन अनिवार्य है, बोला है ना। हाँ, कहीं पर इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये जो बोला ये लाइफ स्टाइल है, ये वो नहीं है, तो थोड़ा सा श्रम अपने आप हो जाएगा। कृषि में भी भाई 20 साल का व्यक्ति कुछ और करेगा, 30 का कुछ और करेगा, 50 का कुछ और करेगा, 80 का केवल बायोगैस देगा। तो कुछ चीजें हमको अपने पास रख लेनी चाहिए, है ना। अब इसका स्वरूप क्या है भैया मुझे भी नहीं पता है ना। मुझे भी नहीं पता का मतलब है हम जहां पर हैं हमने थोड़े से श्रम को जोड़ा है, थोड़ा सा उत्पादन को जोड़ा है, और थोड़ा बहुत कोशिश करते। अभी मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं पिछले 6 महीने से शायद कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास और दूसरे प्रकार के भी काम आ जाते हैं, है ना। तो एक ये भी है। पर उत्पादन हो हम इसके पक्षधर हैं, सेवा हो इसके पक्षधर है, अच्छा व्यवहार हो इसके पक्षधर है, उसका सम्मान करते हैं, कुछ हम प्रयास भी करते हैं। इससे अधिक अभी मुझे समझ में नहीं आता, है ना। जब समझ में आएगा करेंगे। जी भैया जी। जी भैया काफी सुंदर हो गया भैया, हालांकि समय भी पूरा हो गया है। जी भैया आप लोगों ने मुझे इतना अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद भैया। भैया हम लोग काफी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ। नहीं भैया, तो मेरे पास बहुत छोटा सा एक उत्तर हो गया है भैया। करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा वो भैया, वो कोई करेगा मन मार के करेगा या मन प्रसन्न होके करेगा, पर करना तो पड़ेगा। ये मुझे समझ में आता है बस भैया। जी बिल्कुल भैया मैं एक बात, जो आज ऐसा नहीं है कि हर बार आप एक ही बात बोलते हैं, हमें एक नई बात पता चली कि चैतन्य परमाणु को देखकर जड़ परमाणु की व्याख्या, यानी अब जड़ परमाणु के रास्ते से नहीं देखना है। जैसे व्यापक को के आधार पर सब प्रकृति को की व्याख्या बाबा जी ने की है, उसी तरह चैतन्य परमाणु के आधार पर जड़ परमाणु को देखना है। ये रास्ता निकाला आज की चर्चा से, तो ये मेरे लिए भ्रमित के आधार पर जागृत को नहीं, बल्कि जागृत के आधार पर भ्रमित को पहचानना। जी सही के आधार पर गलत को जी।
चलिए धन्यवाद। जी भैया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया क्या हम लोग अगले एक सप्ताह फिर से मिल सकते हैं? फिर से अगले सप्ताह बिल्कुल मिल लेते हैं। जी भैया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लोग काफ़ी हल्के हुए हैं और पुनः जो है अगले सत्र में फिर से हम। आपको भी बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमको मौका दिया। जी भैया, सादर प्रणाम भैया।